हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? एक नंबर, बढ़िया, झमाझम। कैसे चल रही पढ़ी? ठीक है। तो चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पहले? तो देखो, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का क्लास टेंथ का जो एक सब्जेक्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर नंबर सेकेंड, फेडरलिज्म। इसकी 2 क्लास ले चुका हूं, और आज जो क्लास होगी वो ही फाइनल है। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग फेडरलिज्म पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मात्र 2 टॉपिक रह गए थे। एक है आपका कौन सा, सेंटर स्टेट रिलेशन, और दूसरा जो टॉपिक रह गया है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। मैं बढ़िया फिल्टर करके अच्छे से आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अपन। तो सुनो, तो हमने देख लिया था भैया फेडरल क्या होता है, फेडरल के फीचर क्या होते हैं, और भारत में किस प्रकार से फेडरल को प्रैक्टिस किया जाता है। जब हम बात करेंगे फेडरल की, तो फेडरल क्या बोलता है? सर, फेडरल ये बोलता है कि हमने पावर क्या कर दी, शेयर कर दी। ये होता है फेडरल का मतलब। जब आपने सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट पढ़ी, तो आपको ये पता लग गया कि भैया हमने किसको कितनी पावर दी है। ये भी पता लग चुका है। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ, अभी आपको क्या लग रहा होगा? पूरा चैप्टर पढ़ लिया अपन ने, तो आपको क्या फील लग रहा होगा कि पावर किसी एक को ज्यादा मिली है कि सबको बराबर मिली है? आपको ये फील हो रहा होगा, नहीं सर, पावर किसको मिली है? सेंटर को। पावर किसको मिली है? सेंटर को मिली है। मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिली है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से फेडरल तो नहीं हो सकता, क्योंकि पावर ज्यादा किसको मिली है? सेंटर को मिली है। लेकिन फिर राज्य क्या करे? राज्य क्या करे? तो ऐसे करके कहने के रिश्ते खराब होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो हमें भी पढ़ना है सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है इसमें? सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, चलो। ये देखो, ये पढ़ना हमें सेंटर स्टेट रिलेशन। चलो, क्या होते हैं रिलेशन, किस प्रकार से होते हैं, समझो। देखो, मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ, और आई थिंक ये सबसे अच्छा तरीका समझने का भी है ना। बड़े सिंपल लैंग्वेज समझो, थोड़ा सा बुक को अलग कर देना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि हमें कुछ जो समझना है वो है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो सुनो, हमारे इंडिया में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। अब वही पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है। हाँ, वो बिल्कुल। वही चुनाव लड़के क्या करती है? सरकार बनाती है। बिल्कुल बनाएगी सर। सरकार बनाएगी या बनाएगी? एक सरकार कहाँ बनेगी? राज्यों में बनेगी, यानी स्टेट में बनेगी। और ये जो सरकारें कहाँ बनेगी? केंद्र में, यानी सेंटर में बनेगी। दोनों जगह क्या है? गवर्नमेंट काम कर रही है। दोनों जगह क्या बन के बैठी है? सरकारें बन के बैठी है। लेकिन दिक्कत कब शुरू होगी पता है? मैंने मान लो पॉलिटिकल पार्टी ले ली, एक कौन सी ले लेता हूँ एग्जांपल, मान लो बीजेपी है, या फिर कांग्रेस, या आम आदमी पार्टी। चलो, सभी अपनी हो तो। मान लो मैं क्या करता हूँ, मान लो एक स्टेट में, दो एग्जांपल लेता हूँ, एक लेता हूँ एमपी का, एक लेता हूँ यूपी का। मान लो एमपी में है बीजेपी की, मान के चलो, और यूपी में कांग्रेस की, और सेंटर पे हम लेके चलते हैं मान लो आम आदमी पार्टी की। मैंने क्या कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर है बीजेपी, यूपी के अंदर कांग्रेस है, और सेंटर के अंदर आम आदमी पार्टी। मान के चलो, सपोज, मान के चलो, फिर से बोल रहा हूं, मान के चलो, नहीं तो बोलो भैया साहब आपको कुछ नहीं आता। मान के चलो, है ना, कि ऐसा है। अब मुझे ये बताओ, मानो सेंटर ने बोला कि भैया तुम्हें ये काम करना है, और मतलब सेंटर ने एमपी से बोला कि आपको ये काम करना है, वही सेंटर ने यूपी से बोला आपको ये काम करना है, दोनों से बोल दिया। कई दोनों के रिलेशन सेंटर के साथ अच्छे रहेंगे क्या? अच्छे रहेंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेशन बिगड़ेंगे। क्यों बिगड़ेंगे? क्योंकि भाई साहब दोनों जगह जो पार्टी है, जो रूल करने वाली पार्टी है, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, दोनों जगह पे अलग अलग है। मैं क्या कह रहा हूं,
जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी सभी जगह अलग है, स्टेट में भी अलग है और सेंटर में भी अलग है। तो इससे रिलेशन क्या होंगे, खराब ही होंगे। और मान के चलो, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब तो मान के चलो ये तो ऐसा ही, वैसे भी स्टेट में हम लेते हैं एमपी और यूपी। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, और सेंटर में भी किसकी सरकार है, बीजेपी की। और तीनों जगहों पे जो पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल सेम है। अब बताओ रिलेशन कैसे होंगे, अच्छे की बुरे? फिर तो अच्छे रिलेशन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन क्या होता है, बड़ी आपने रिलेशन अच्छा बना लिए तो क्या इससे डेमोक्रेसी अच्छी बनी रहेगी क्या? दोनों जगहों पे पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है, तो इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी में हम जो एक स्प्रिट होता है ना पावर शेयरिंग, वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगी। लेकिन एक प्रैक्टिकल बातें सोच के आए तो ये दोनों जगह ये सेम पार्टी हो तो काम अच्छे से होता है ना, वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होता है। पर ये गलत है। मैं मान के चलता हूँ यदि जहाँ पॉलिटिकल पार्टी दोनों जगह अलग अलग है तो विकास ज्यादा होगा। क्यों होगा विकास ज्यादा? क्योंकि भाई साहब ये किसके कहने पे चलेंगे? मान लो यहाँ पे बीजेपी बैठे हैं, ऊपर भी बीजेपी बैठे हैं, तो इनकी कुछ सुनेंगे। यहाँ भी कांग्रेस वाले बैठे हैं, यहाँ भी कांग्रेस वाले बैठे हैं, तो इनके सुनेंगे। या आम आदमी पार्टी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हो, ऊपर भी वो बैठी है, नीचे भी वो बैठी है, तो एक दूसरे के सुनेंगे, ठीक है, और कुछ काम होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा मिसयूज हो सकता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं नीचे जा रहा हूँ और देखो नीचे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, पहले क्या होता था 1990 तक, भैया एक पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, सबसे बड़ी थी उस समय। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी पार्टी सामने निकल कर आने लग गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलना क्या होगी, मुश्किल होगी। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलना क्या होगी, मुश्किल होगी, मुश्किल होगी। तो इन लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं अपन, छोटे छोटे ग्रुप में हैं और कभी भी अपने को मेजोरिटी नहीं मिल पाएगी ऐसे। तो एक काम करते हैं अपन लोग, हाथ मिला लेते हैं, और हाथ मिलाकर क्या बनाते हैं, सरकारें। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया किसका, कोलाइजन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार। क्यों भैया? अभी तो ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी सेंटर में देखो तो ठीक है, मतलब जैसे अभी अब सेंटर का एग्जांपल ले लो, लोकसभा की। अभी किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं थी तो उन लोगों ने हाथ मिला लिया, हाथ मिला लिया, तो वहां पर किसी सरकार बन गई बीजेपी की। यदि हाथ अलग कर लेंगे तो सरकार गिर जाएंगी। तो कोलाइजन गवर्नमेंट क्या होता है, एक सरकार एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिला लेगी तो क्या हो जाएगा, वो कोलाइजन गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है। चलो, ये होगा आपका सेंटर स्टेट रिलेशन वाला टॉपिक खत्म, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। देखो ये कुछ दिख रहा है आपको, कैसे दिख रही है, देखो स्टेट को क्या पावर दी है, ये देखो। सपोज एक एग्जांपल लिया एक समय का, यहाँ देखो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से है, ठीक है। इन लोग की हालत देखो, ये ऐसा लग रहा है कि आओ भैया तुम्हें चाहिए थोड़े से हम देंगे, तुम्हें ज्यादा नहीं देंगे। क्या हो रहा है बेचारे, मतलब ज्यादा पावर के लिए क्या मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं ना, इस पिक्चर ये बता रही है। वो देखो यहाँ पे देखो कोलाइजन गवर्नमेंट क्या होती है, इस तरह की होती है बेचारी। ये एक ये बैठे हैं, जैसे एक भैया ये बैठे हैं, एक भैया ये बैठे हैं, एक ये बैठे हैं, एक ये बैठे हैं, और ऊपर एक मालिक बैठे हैं इनके। तो ये कौन सी गवर्नमेंट होगी, कोलाइजन गवर्नमेंट। चलती किसी एक की है, उसकी चलेगी जिसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा हो, ठीक है, उसी की चलती है वैसे तो। चलो अगला टॉपिक क्या है आपका, ये हो गया था लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हो गया अपना कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पढ़ना है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या पढ़ना है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, बताओ। पहले दो वर्ड समझो, एक जरूरत क्यों पड़ी हमें डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों होता क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं ना। चलो ठीक है, हमें पढ़ना है नया टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। क्या होता है ना, क्यों होता है, जरूरत क्यों है, और इंडिया में किस प्रकार से इसको लाया गया है, यानी किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस इंडिया में की जा रही है, ठीक है, सब में पढ़ना है। सबसे पहले समझो डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है ना। होने से पहले यदि आप समझ लो जरूरत क्यों पड़ी, ये अच्छा है।
हम समझें क्या होता है। चलो क्या होता है पहले समझो। अब मान लो भैया हमारे पास सेंटर है और हमारे पास क्या स्टेट भी है, दोनों प्रकार की सरकार है। हम इन दोनों से बोल रहे हो कि भाई साहब आपको एक गांव स्तर पे चीजों को सुधारना है, तो यह सुधार पाएंगे क्या? जबकि पूरा भारत में आप देख लो लाखों गांव हैं, लाखों छोटे छोटे शहर है, लाखों गांव है। यहाँ की स्थिति क्या ये लोग अच्छे से अपने लेवल पर सुधार पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ये लोग अपने स्तर पर कभी नहीं सुधार पाएंगे। तो क्या सोल्यूशन निकाले? तो एक ही सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि भाई साहब इनको क्या दे दो पावर। किसको? सेंट्रल स्टेट को नहीं, इनके अलावा तीसरे को पावर दे दो। वो पावर किसको दे दो? लोकल गवर्नमेंट को। किसको पावर दे दो? लोकल गवर्नमेंट को। जी हाँ, वो यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर जब पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया मैंने, हर एक स्तर पर कर दिया। जैसे सपोज मान के चलो कि भाई साहब एक इंडिया है, इंडिया को संभालने के लिए भैया सेंटर बैठी है, राज्यों को संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बैठी है। अब इनके क्या जो छोटे छोटे शहर है, छोटे छोटे गाँव है, इनको कौन संभाल रहा है? अब भैया तुम्हें एक रोड बनवाना हो, नाली साफ करवाना है, तुम डायरेक्ट भैया मोदी जी को फोन थोड़ा ना लगाओगे, या आप अपने राज्य के सीएम के साथ कॉल थोड़ा ना करोगे। तो फिर क्या करोगे? अरे भाई साहब आप अपने जो गांव का मुखिया उसको बताओ कि भैया हमारे गांव की समस्या क्या है। उसके लिए क्या देनी पड़ेगी? उसको पावर देनी पड़ेगी। पावर हमने किसके सहारे दी? डिसेंट्रलाइजेशन के सहारे। अब जरूरत क्यों पड़ी? सुनो यहाँ पे देखो। अब हमारा इंडिया को देखोगे तो इंडिया भाई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। और बट हो क्या रहा था 1992 से पहले? चलो एक कहानी समझो। 90 अरे यार ये तो हैंग हो रहा है, एक सेकंड रुकिए, इससे लिखो। क्या हो रहा था 1992 से पहले? वह ऐसे कोई सिस्टम नहीं था हमारे पास। और हमने देखा कि भैया यूपी एमपी एक ही पॉपुलेशन, तो जैसे यूपी की पॉपुलेशन रशिया से ज्यादा है, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जर्मनी से भी बड़ा है। अब जरूरत है ना कि यहाँ पर भैया गांव होंगे, छोटे छोटे शहर है, तो वहां तक हर गवर्नमेंट का लेवल सुधरे। हमने बोल दिया राज्यों से कि एक काम करो भाई साहब, तुम ले लो, तुम देख लो यहाँ के क्या हालत है, अपने गांव अपने शहर का हालत तुम देख लो। ये किससे कह दिया? राज्यों से कह दिया। और पूरा कंट्रोल किसके ऊपर है? अभी राज्यों के ऊपर है। लेकिन हमने देखा, अरे भाई राज्यों को हमने दे तो दिया, लेकिन सॉरी सॉरी राज्यों को क्यों दिया? क्योंकि राज्यों से बोला कि यार देखो दो तो है, लेकिन हमें एक और जरूरत है, एक टायर की और जरूरत है। तो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बना दिया और हमने बोल दिया राज्यों को दे दिया, भाई राज्य तुम देख लेना, तुम्हारे हाथ में ये सब ठीक है। उन्हें देखना स्टार्ट भी कर दिया। लेकिन हो क्या रहा है? प्रॉब्लम आ रही है सामने। कैसी प्रॉब्लम? वही फंड नहीं आ रहा है किसके पास। दूसरा, इलेक्शन रेगुलर नहीं हो रहे, है ना। पावर का मिसयूज किया जा रहा है। उसके ऊपर से इतनी इफेक्टिव तरीके से पावर का ट्रांसफर नहीं किया गया। स्टेट ने बोले कर लो जो करना है तुम अपने हिसाब से कर लो। अब जरूरत थी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने की। क्या सुधार किया फिर? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, है ना। क्या किए गए चेंजेस? दो चेंजेस किए गए, दो संशोधन किए गए। एक है 73rd, है ना, और एक किया गया 74 चेंजेस। ये कहाँ किए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कब किए? 1992 में। 1992 में दो चेंजेस किए गए। पहला है 73rd और दूसरा कौन सा है? 74। और चेंजेस करने का मेन उद्देश्य ये था कि अब हमें पंचायती राज पंचायती राज सिस्टम को क्या देना है? संवैधानिक दर्जा। और एक बार संवैधानिक दर्जा मिल गया तो राज्यों को किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? संविधान के हिसाब से। अभी चल तो नहीं रहे। अभी देखो पंचायत के मामले में राज्यों को बोल रहे कि तुम देख लो अपने हिसाब से। लेकिन अब ये बोलेगा कि नहीं भैया अब तुम अपने हिसाब से नहीं देखोगे, अब तुम वही देखोगे जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है। वो ये कब किया गया था? 1992 के अंदर। तो क्या क्या चेंजेस किए गए? कुछ चेंजेस ऐसे थे मैंडेटरी थे, भैया उनको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। जैसे मान लो कुछ लिखा आपके बुक के अंदर ही, जैसे आपके बुक के अंदर क्या क्या लिखा है देख लो एक बार। पहला कि अब क्या होंगे? रेगुलर इलेक्शन होंगे।
अब क्या होंगे, रेगुलर इलेक्शन। अभी तक इलेक्शन क्या हो रहे हैं, 20 साल में हो रहे हैं, 15 साल में हो रहे हैं, 8 साल में हो रहे हैं, नहीं, वही अब क्या होंगे, रेगुलर इलेक्शन। रेगुलर इलेक्शन मतलब हर 5 साल में क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। कहाँ पर, हर हर एक लेवल पर बताऊंगा कौन कौन से लेवल है, कहाँ कितने इलेक्शन होंगे। जैसे पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, कुछ भी हो, हर 5 साल में क्या होंगे, वहां पर रिजर्वेशन, सॉरी, इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन है तो सीट भी होगी। जैसे आपके यहाँ वार्ड होते हैं, 10 वार्ड, 15 वार्ड, 8 वार्ड, 10 वार्ड, है ना। अभी इसमें इतने डिटेल में लिखा नहीं है, वो अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। जैसे हर एक छोटे शहरों में, बड़े शहरों में क्या होते हैं, वार्ड सिस्टम होता है ना। जैसे वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर, तो इस तरह से होती है, ठीक है। अब हर एक वार्ड की एक सीट होती है, और सीट किसके लिए रिजर्व होती है, सीट रिजर्व होगी यहाँ पर एसटी या एससी के लिए। ऐसा करना पड़ेगा, ये है ना, ऐसा नहीं, मनमानी नहीं कर सकता आप इसको, इसमें करना ही पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, एसटी एससी को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो ओबीसी को भी क्या देना पड़ेगा, रिजर्वेशन। समझ में आ गया। हाँ, वो इसमें से 1/3 सीट, यानी टोटल मान लो सीट आती है 9, तो 9 में से 3 सीटें, यानी 9 सीट आती है, उसमें से 3 सीटें किसके लिए रिजर्व रखना कंपलसरी है, वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए। यानी 9 में से 3 सीट, लगभग 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व होंगी, महिलाओं के लिए। ओके, चलो और समझो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, एक सेकंड रुकिएगा। ये हो गया अपना। हाँ, अब इलेक्शन करवाएगा कौन, आपने अभी बोला था रेगुलर इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन करवाने के लिए बॉडी होगी, उसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। और सुनना बेटा, स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ किसके इलेक्शन करवाती है, लोकल बॉडीज के। किसके इलेक्शन करवाएगी, केवल लोकल बॉडीज के। जैसे आपकी नगर पंचायत, नगर पालिका और पंचायत, इन सभी के इलेक्शन करवाने का दायित्व किसका होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, चलो और आगे आप देखोगे। चलो लास्ट और बचा अपना। हाँ, और अब जो राज्य सरकार है, उनको कुछ पावर रेवेन्यू को लेकर, रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्शन को लेकर किसको देना पड़ेगी, लोकल गवर्नमेंट। अभी तक क्या था, सारी रेवेन्यू को लेकर, टैक्स को लेकर पावर किसने रख कर रखी थी, राज्यों ने। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिख दिया भाई साहब, अब पूरी तरह से आपके ऊपर ये पावर नहीं रहेगी, आपको थोड़ी पावर किसको देना पड़ेगी, लोकल गवर्नमेंट को भी पावर देना पड़ेगी। किसको देना पड़ेगी, लोकल गवर्नमेंट को। चलिए एक बार मैं आपको रिवर्स करवा रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ देखो आप क्या क्या हुआ। सबसे पहला भैया ये किया उन्होंने कि अब क्या होंगे, रेगुलर इलेक्शन होंगे। क्या होंगे, रेगुलर इलेक्शन, ठीक है। और इलेक्शन में, इलेक्शन करवाने का दायित्व किसका होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होगी कि भैया क्या करवाए, वो इलेक्शन करवाए। ठीक है, और क्या लिखा है इसमें, और ये लिखा है कि और क्या लिखा है, हाँ, एसटी एससी को क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगा ओबीसी को भी देना, ओबीसी को भी दे देंगे। हाँ, ये रिजर्वेशन किस पे होगा, पॉपुलेशन आधार पर। और 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व होंगी, महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए। और राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू को लेकर कुछ पावर किसको देंगी, लोकल बॉडीज को। चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन किस प्रकार से करेंगी, तो मैं दो तरह के पढ़ाता हूँ, एक आपको गाँव का पढ़ाता हूँ, शहरों का पढ़ाता हूँ पहले, ठीक है। अब पहले समझो गाँव के अंदर, रूरल का, कि किस प्रकार से वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। समझो, अब जो पंचायती राज सिस्टम है ना, उसको 3 लेवल में बांटा है। कौन कौन सा लेवल आपका, कौन कौन सा लेवल देखो आप। पहला है सबसे ऊपर जो है वो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत,
जो दूसरा दूसरा है वो है ब्लॉक समिति, और जो तीसरी है वो है आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। चलो, अब क्या हुआ देखो, पंचायत को 3 स्तर पर बांटा गया है। सबसे ऊपर जो है जिला पंचायत आएगी, बीच में जो आएगी तहसील लेवल पर वो होगी ब्लॉक समिति, और सबसे छोटी सबसे लोअर क्लास में कौन सी आएगी, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत कहाँ पर होगी, विलेज लेवल पर होगी। ब्लॉक समिति कहाँ होगी, तहसील लेवल पर होगी, या ब्लॉक लेवल, जो आपके यहाँ ब्लॉक होंगे छोटे मोटे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिला लेवल पर होगी। ये 3 भैया बनाने की बात कर दी है, ठीक है। अब समझो ग्राम पंचायत में किस प्रकार से फंक्शन किया जाएगा, ब्लॉक समिति और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इतना आपको बुक में नहीं दिया, सिर्फ आपको ग्राम पंचायत के दिया। हम ग्राम पंचायत का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत, हेडिंग डालो आप, ग्राम पंचायत। देखो, आपने एक वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, चलो, या आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो आपके गांव में क्या होगी, पंचायत होगी। क्या होगी, पंचायत। पंचायत में क्या क्या होता है, पंचायत में होती है ग्राम सभा। क्या होती है, ग्राम सभा होती है। एक ग्राम पंचायत होती है, और एक होता है सरपंच। एक होता है सरपंच, और एक होता है सचिव यानी सेक्रेटरी, जिसको आप लोग बोलते हैं, सॉरी है ना, इसको हटाओ। और एक क्या होता है, सेक्रेटरी। ठीक है, चलो। अब ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, सुनो। ग्राम सभा क्या होती है, गांव के जितने भी वोटर्स है, वो मेंबर जो वोट दे सकते हैं, वो लोग जो वोट दे सकते हैं, वो अपने आप किसके मेंबर होंगे, ग्राम सभा के। तो ग्राम सभा के मेंबर क्या होते हैं, वोटर्स। अब सुनो, ग्राम सभा ही सारे काम संभालती है, सारे फैसले ग्राम सभा के सुपरविजन में ही लिए जाते हैं। यानी अब ग्राम पंचायत में कौन होगा, सरपंच होगा। कौन होगा, सरपंच। अब सरपंच को गाइड कौन करेगा, ग्राम सभा। उस सरपंच का इलेक्शन कैसा होता है यहाँ पर, सुनो। जो सरपंच का इलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट। हर एक गांव के अंदर ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का काम क्या है भाई, सुपरवाइज करना। किसको सुपरवाइज करना, ग्राम पंचायत को। और ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है उसका इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट होता है। अब जो ग्राम सभा बनी किससे, जितने भी वोटर्स है गांव के, उन सभी से मिलकर बनती है ग्राम सभा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सुनना, बात होती है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी तो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, इतना दिया नहीं, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, वो क्या होता है, सरकारी अधिकारी होता है। आपने वेब सीरीज देखी होगी, पंचायत, उसमें बोलता है सचिव जी आप निष्पक्ष रहिए, आप सरकारी अधिकारी है। तो सरकार रहता है, उसको निष्पक्ष होना पड़ता है। आप सुनो, जो ग्राम सभा ना साल में 3 या 4 बार मीटिंग करती है। और मीटिंग कब को करती है, एक जनवरी में, अगस्त में, जुलाई में, और अक्टूबर में। 4 बार क्या करती है, मीटिंग करना पड़ती है। किसको, ग्राम सभा को। अब यदि किसी गांव से बिलोंग करते हो, अपने यहाँ के सचिव या सरपंच से पूछ सकते हो कि हमारे यहाँ ग्राम सभा की मीटिंग कितनी बार होती है। तो टोटल 4 बार क्या होती है, मीटिंग होती है। ठीक है, ये होगा आपका ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का। ठीक है, यह कि हर एक गांव की वही ग्राम पंचायत होती है। अब ग्राम पंचायत बनाने के लिए मिनिमम जनसंख्या की जरूरत पड़ती है 1000। और हाँ, ग्राम पंचायत ऐसा नहीं कि एक गांव की हो, 3-4 गांव की एक ग्राम पंचायत हो सकती है। 3-4 गांव की एक ग्राम पंचायत हो सकती है। इतना समझ में आया। मैंने क्या कहा कि गांव में क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में क्या क्या होती है, ग्राम सभा होती है, पंचायत होती है, सरपंच होता है। ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है, वोटर से मिलकर बनती है। पंचायत किससे मिलकर बनती है, सरपंच वगैरह होते हैं उसके अंदर। और एक होता है सेक्रेटरी। यदि किसी भी गांव को ग्राम पंचायत डिक्लेयर करना है तो जनसंख्या मिनिमम 1000 होनी चाहिए। ठीक है, चलो। हाँ, अब आते ही जैसे इसमें नहीं दिया इतना, वो मैंने बता दिया, 3-4 गांव का हो सकता है, 3-4 वो मिलते हैं। चलो, अब ये ना लेवल बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, एक होती है ग्राम पंचायत, ऊपर होती है ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति के ऊपर क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है। ये लिखा हुआ बुक के अंदर ही आपका, ठीक है। अपने मन से कुछ नहीं बताते, सब बुक के अंदर लिखा है। उसके बाद आ जाओ आप, ये तो गांव की बात होगी, ठीक है।
देखो अब सुनो, जो जैसे ऊपर जाएंगे तो लोक समिति मिलेगी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत मिलेगी, लिखा हुआ है सभी के। हाँ सुनो, अब इनके जो मेंबर रहेंगे किस किस के, ब्लॉक समिति के और जिला पंचायत के, उनके मेंबर को डायरेक्ट चुना जाएगा, डायरेक्ट चुना जाता है। लेकिन उनके जो चेयरमैन होते हैं ना, जैसे अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उनको इनडायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शहरों की सॉरी, शहरों की बात करते हैं। तो इतना डिटेल में दिया नहीं आपकी है ना बुक में, फिर अपन ने बहुत कुछ पढ़ा डिटेल में, ठीक है। शहरों की बात करते हैं, अर्बन एरियाज की। अर्बन एरियाज में आपको क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगी आपको नगर पालिका। मैं एक क्लियर कर देता हूँ क्या होती है सब। सबसे निचले स्तर की होती है नगर परिषद, फिर आती है नगर पालिका, वैसे सेम ही होती है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है ना। और थर्ड में आती है आपकी नगर निगम, ठीक है, ऐसा आता है नगर निगम। नगर परिषद कहाँ होती है, जो ट्रांजिशनल फेस में है, मतलब ऐसा गांव जो शहर की ओर डेवलप हो चुके हैं, शहर की तरह क्या हो रहा है, उनमें विकास हो रहा है, तो उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, नगर परिषद। अब नगर परिषद है तो ऑब्वियसली वहां से कोई एमएलए आएगा, सॉरी एमएलए तो आएगी नहीं, हाँ आ भी सकता है एमएलए, तो अपना आप वो एमएलए किसका मेंबर बन जाएगा, नगर परिषद का। फिर छोटे छोटे शहरों में क्या होती है, नगर पालिका होती है। नगर पालिका में और नगर परिषद में और नगर निगम में, तीनों में क्या होते हैं, वार्ड होते हैं ना। ये डिपेंड करता है कि नगर परिषद है, नगर पालिका, नगर निगम है। जैसे नगर परिषद हो तो 10 से 15 होते हैं वार्ड, नगर पालिका हो 10 से 25 होते हैं, नगर निगम में तो 70 तक वार्ड जा सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्या है वो वार्ड, समझते हो ना वार्ड क्या होते हैं। वार्ड मतलब आपको एक, यदि आप किसी शहर में, छोटे शहर में भी रहते हो या बड़े शहर में रहते हो, तो आप एक वार्ड से बिलोंग करते होंगे। 10 वार्ड, 12 वार्ड, 9 वार्ड, 1 वार्ड, 17 वार्ड, 35 वार्ड, है ना। आपका हर एक वार्ड के क्या होता है, पार्षद, और तीनों में पार्षद होते हैं। नगर पालिका में, नगर परिषद में भी पार्षद होता है, नगर निगम के अंदर भी पार्षद होता है, नगर पालिका के अंदर भी एक पार्षद होता है, और तीनों में क्या होता है, चेयरमैन। लेकिन सुनो, अब यहाँ समझो, पहले वापस आते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या बनेगी। ट्रांजिशनल एरिया में क्या होता है, फिर मैं मेंबर चेयरमैन पे आऊंगा ना। छोटे छोटे शहरों में क्या होती है, नगर पालिका होती है, और बिग सिटीज में क्या होती है आपकी, नगर निगम होती है। एक बार समझ लो इनका चेयरमैन और मेंबर कैसे क्या बनते हैं, ठीक है। अच्छा आ गया तो पढ़ लो। नगर पालिका, नगर परिषद, सॉरी पहले आ गई नगर परिषद, कोई दिक्कत नहीं, चलो नगर परिषद और नगर निगम। अब नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जो इनके मेंबर होंगे ना सभी के, उनका इलेक्शन कैसे होगा, डायरेक्ट होगा। कैसे इलेक्शन होगा सभी में, डायरेक्ट, 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 डायरेक्ट। मतलब आप अपने वार्ड के पार्षद को खुद चुनोगे, मतलब आपने, मतलब यदि आपकी एज 18+ है तो आप चुनोगे, ठीक है। लेकिन जो चेयरमैन होते हैं, तीनों में होंगे चेयरमैन। नगर पालिका के चेयरमैन को कौन चुनेंगे, नगर पालिका के मेंबर। नगर पालिका मेंबर ही डिसाइड करेंगे कि नगर पालिका का मेंबर कौन होगा। नगर परिषद में भी सेम है, लेकिन नगर निगम का अंदर कहानी थोड़ी सी अलग है। नगर निगम का अंदर जो चेयरमैन होता है उसको बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं उसको, मेयर। और मेयर के इलेक्शन कौन के, सॉरी, मेयर को कौन चुनते हैं, वहां के लोग। मान लो जैसे इंदौर नगर निगम है, तो इंदौर के मेयर को कौन चुनेंगे, इंदौर के लोग। इंदौर के मेयर को कौन चुनेंगे, इंदौर के लोग। यानी इंदौर नगर पालिका, नगर परिषद होती तो उनके मेंबर चुनते, लेकिन यहाँ पर कौन चुनेगा, उनके लोग चुनेंगे, ठीक है। चलो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, बहुत कुछ क्लियर कर दिया, ये सब लिखा हुआ, ठीक है, बुक के अंदर भी आप चाहो पढ़ सकते हो। चलो लास्ट टॉपिक बचा है। चलो हमने पूरे भारत में 1992 के बाद ये सिस्टम लागू कर दिया है। कौन सा सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, जो हर एक लेवल पर है। जैसे गांव में जाओगे आपको ग्राम पंचायत मिलेगी, छोटे शहरों में जाओगे नगर पालिका या नगर परिषद मिलेगी, या बड़े शहरों में आपको क्या मिलेगी, नगर निगम मिलेगी। क्या मुझे बता, पंचायत हमने लागू कर दी, क्या आज भी अच्छे से वो काम कर पा रही है क्या, हाँ कि ना, नहीं कर पा रही है। आज भी बहुत सारे समस्या आ रही है। हमने 1/3 रिजर्वेशन देके रखा किसको, महिलाओं को। तो क्या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन वाकई में बढ़ा है क्या, क्या हमने ये देखा कि हमने, जैसे पंचायत वेब सीरीज आती है उसमें मंजू देवी प्रधान होती है, लेकिन हेड कौन होता है, प्रधान जी। प्रधान जी सब कुछ रूल करते हैं ना। मतलब कहीं ना कहीं हमने वो बोल तो दिया, रिजर्वेशन दे दिया महिलाओं को,
लेकिन आज भी प्रधानपति वाला कल्चर चलता है। कौन सा कल्चर चलता है? प्रधानपति वाला। ठीक है, इलेक्शन तो रेगुलर होते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। कोई जाति प्रथा वगैरह सब जाति सिस्टम, जात पात के नाम पे सब चुनाव ना होता है, वो बात की बात होगी। ठीक है, ग्राम सभा की मीटिंग आज भी रेगुलर नहीं होती, पेपर पे होती है ज्यादातर गाँव के अंदर। और ज्यादातर गाँव को ये नहीं पता कि हमारा काम क्या है, जबकि संविधान ने लिख के दिया है प्रॉपर कि भाई नगर पालिका का ये काम है, नगर निगम का ये काम है, नगर पंचायत का ये काम है। और सबके कामों को देखना किसकी ड्यूटी है? राज्य सरकार की। लेकिन कर नहीं पा रहे। और क्यों? बेचारों को रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है। जब जब तक रिसोर्स नहीं मिलेगा, अपने गांव का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे ना। तो एक कुछ समस्या है किसकी? ग्राम पंचायत की। ठीक है, चलो, तो ये था पूरा हमारा चैप्टर। कौन सा? फेडरलिज्म। हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ नया जान चुके हैं, है ना। आपको ये पता लग गया किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, है ना। चलो, तो ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। अब इसके आगे कहानी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होगा तो कहानी ही पे खत्म हो गई। अब हम नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। और यदि वीडियो अच्छे लगे तो भाई साहब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, और बाकी मैंने आपको कोशिश करी है हर एक एस्पेक्ट कवर करने की। ठीक है, चलो, ये आपको हर जगह काम आएंगे। यदि एनसीईआरटी आप फॉलो करते हो तो बहुत काम की वीडियो सही है। चलिए, तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और बाकी क्लासेस भी जारी रहेगी, जैसे इलस्ट्रेशन की क्लास चल रही है, पॉलिटिक्स की क्लास चल रही है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है, और जल्दी आपके एक ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।